कोडिंग सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के 6वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पुराने वीडियोस में बताए गए कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए दिए गए रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और सर्किल का एरिया निकालना सीखेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो आपको पुराने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पुराने वीडियोस में जा सकते हैं और जो मैंने पुराने वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि इस वीडियो में हम यूज़र से एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ मांगेंगे। जब यूज़र दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ हमको दे देगा तो हम यूज़र को उसका एरिया दे देंगे। फिर हम यूज़र से किसी ट्रायंगल का हाइट और बेस मांगेंगे। फिर यूज़र से इनपुट लेंगे और हमारा जो प्रोग्राम होगा वो उन वैल्यूज़ का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया बता देगा। वैसे ही हम यूज़र से सर्किल का रेडियस मांगेंगे और यूज़र सर्किल का रेडियस एंटर कराएगा और हमारा प्रोग्राम उस सर्किल का एरिया निकाल के यूज़र को दे देगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कोड लिखना। तो मैंने अपना कोड ब्लॉक्स कंपाइलर खोल लिया है। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही इस फाइल को सेव कर लिया है। मैंने पुराने वीडियोज़ में फाइल कैसे सेव करते हैं ये मैंने बताया है, और समय बचाने के लिए मैंने ये जो कमेंट में जो हम लिखते हैं कि ये प्रोग्राम किस काम के लिए है वो मैंने पहले से लिख दिया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है सी प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्किल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो हैज़ इंक्लूड। ठीक है, आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इस लाइन का मतलब बहुत डिटेल में समझाया है। आप प्लीज़ पुराने वीडियोस रेफ़र करिए इस लाइन का मतलब डिटेल में समझने के लिए। फिर हम लिखेंगे वॉइड मेन। ठीक है, पुराने वीडियोज़ में मैंने वॉइड मेन क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया है। इसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, मैंने आपको डेटा टाइप्स बताए थे, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम आउटपुट को सबसे पहले देखते हैं और आउटपुट में हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें आउटपुट में यूज़र से दो वैल्यूज़ लेनी है, लेंथ और ब्रेड्थ, और उनका जो आउटपुट है वो एक तीसरी वेरिएबल में प्रिंट कराना है। ठीक है, मतलब हमने दो वैल्यूज़ यूज़र से ली और उनका कैलकुलेशन करके हमें आउटपुट देना है। ठीक है, मतलब हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए। पहला वेरिएबल में हम लेंथ रखेंगे, दूसरे वेरिएबल में हम ब्रेड्थ रखेंगे और तीसरे वेरिएबल में हम एरिया रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, हमें लेंथ रखने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मैंने लेंथ नाम का वेरिएबल बना दिया जो कि रेक्टेंगल का लेंथ स्टोर करेगा। ठीक है, फिर मैंने ब्रेड्थ नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो कि रेक्टेंगल का ब्रेड्थ स्टोर करेगा। अब ये दोनों ही वेरिएबल किस टाइप के होंगे ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने मान लिया कि ये दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेंगे। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ नाम के दो वेरिएबल हैं जो कि किस टाइप की वैल्यू लेंगे, इंटीजर टाइप की। ठीक है, मतलब आप लेंथ में कोई इंटीजर वैल्यू ही रख सकते हैं। अगर मैं इसको फ्लोट कर देता तो आप इसमें डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसको इंटीजर किया है तो आप लेंथ और ब्रेड्थ नाम के वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू ही इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। ठीक है, फिर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा एरिया नाम का, जिसमें कि मैं एरिया रखूंगा जब मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लूँगा तो। और लेकिन एरिया जो है वो देखिए, लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया, तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ मेरा इंटीजर है तो उसका एरिया भी इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम भविष्य को ध्यान में रखें, अगर हमें ट्रायंगल और सर्किल का एरिया भी निकालना है तो उनका एरिया ऑब्वियसली फ्लोट में ही आएगा, है ना। उनके एरिया में डेसिमल वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, तो मैं पहले से ही इस एरिया को फ्लोट ले लेता हूँ।
ठीक है। ये एरिया नाम का वेरिएबल हमें तीनों शेप के एरिया निकालने में हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने पहले से ही एरिया नाम के वेरिएबल को फ्लोट कर लिया है। ओके, अब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ नाम के दो वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यूजर से मांग लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू, ठीक है। तो मैं एक मैसेज यूजर को दूंगा और बोलूंगा इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आप इंटर कराइए, है ना। मैंने स्लैश इन कर दिया ताकि जो कर्सर हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ताकि हमारा आउटपुट भी थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाए। फिर मैंने ये मैसेज तो दे दिया, ठीक है। ये मैसेज से होगा क्या, आउटपुट स्क्रीन में ये मैसेज लिख के आ जाएगा, है ना। अगर हम इसको रन करके देखें तो बस इतना प्रोग्राम लिखने के बाद हमारे ये आउटपुट स्क्रीन में ये मैसेज लिख के आ गया, ठीक है। अब ये मैसेज तो आ गया, लेकिन ये मैसेज तो बस यूज़र को से नंबर मांगने के लिए है, यूज़र से नंबर मांगने के लिए है। अब जब यूज़र नंबर दे तो हमें उसका नंबर लेना भी तो पड़ेगा जो यूज़र नंबर देगा, ठीक है। तो इनपुट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले स्कैनएफ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। तो चूंकि हम दो वैल्यू ले रहे हैं जो कि दोनों इंटीजर टाइप की हैं, तो मैंने 2 बार परसेंटेज लिख दिया, उसके बाद में m% लेंथ, ओके, और m% ब्रेड्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्कैनएफ क्या करेगा, यूज़र से 2 इनपुट लेगा। जो यूज़र पहला नंबर देगा उसको लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएगा, और जो यूज़र दूसरा नंबर देगा उसको ब्रेड्थ नाम के वेरिएबल में स्टोर कराएगा, ठीक है। कौन, ये स्कैनएफ। और दोनों ही जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही लेंगे, ओके। अब एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही एरिया होता है रेक्टेंगल का। आपको अगर थोड़ी बहुत अगर मैथ्स आपने पढ़ी होगी तो ये आपको पता होगा, है ना। तो हम लेंथ में जो यूज़र से हमने वैल्यू ली है वो किस नाम के वेरिएबल में है, लेंथ नाम के वेरिएबल में ही है, ठीक है। तो हमने लेंथ लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई जो ब्रेड्थ है हमारा वो ब्रेड्थ नाम के वेरिएबल में ही है, ठीक है। तो हमने ब्रेड्थ लिख दिया, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने से क्या हुआ कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुए, और जो आंसर आया वो किस में आ गया, एरिया में आ गया, ठीक है। मैंने बताया था ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, राइट हैंड साइड में जो कैलकुलेशन हुआ है उसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। उसके बाद एरिया में हमारी वैल्यू आ गई, जो हमारा आंसर आ गया, जो एरिया हमें निकालना था वो एरिया आ गया। तो हम इस एरिया को आउटपुट में प्रिंट करके यूज़र को दिखा दे, तो हम फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी, क्योंकि आपको पता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, अगर मैं एरिया लिख दूंगा ये वाला एरिया, ठीक है, तो एरिया ही प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, कि डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखेंगे वही एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो तो आप उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दीजिए। जैसे कि आपको यहाँ एरिया की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप यहाँ परसेंटेज लिख दीजिए, और फिर इसके बाहर कॉमा लगा के आप एरिया लिख दीजिए। तो उससे होगा क्या कि इस एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हम इसको इतना चेक कर ले, हम इतना चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए लिख के आ रहा है यहाँ पे कि इंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो मैंने 2 वैल्यू इंटर करी, मान लीजिए 8 और 5। तो देखिए, सॉरी, हाँ हमने एक गलती कर दी यहाँ पे कि, क्योंकि हाँ देखिए इसी बहाने देखिए आप एरर भी साथ में रिजॉल्व करना सीखते जाइए, ठीक है। मैंने जल्दी से बंद कर दिया, एक बार आप देख लीजिए क्या एरर है यहाँ पे, कि मतलब क्या गलती है, ठीक है। यहाँ पे गलती है, इसको एरर नहीं बोलेंगे। मान लीजिए मैंने 2 वैल्यू ली, अब देखिए यहाँ पे एरिया क्या दिखा रहा है, 0। एरिया 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने
एरिया को माना है फ्लोट टाइप का, और जब यहाँ पे हम एरिया को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ हम परसेंटेज डी लिख रहे हैं, जबकि हमको पता है कि फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज एफ होता है। ठीक है, फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज एफ होता है। अब देखिए, आप इसको हम रन करेंगे, फिर से हमने 2 वैल्यू ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32.00। ठीक है, अब सही है। तो इतना काम हमारा हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा ऊपर स्पेस देने के लिए यहाँ पे स्लैश एन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब अगला टास्क क्या है हमारा है अगला टास्क रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब हमें 2 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, बेस और हाइट। ठीक है, तो हम पहले वो वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, हम चाहते तो ये लेंथ और ब्रेड्थ ही यूज़ कर लेते, लेकिन चूंकि हमने ये लेंथ और ब्रेड्थ नाम ही लिख दिया है, तो अगर हम नीचे भी इसको यूज़ करेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आप वेरिएबल ऐसा लीजिए कि उसका नाम उसके काम को जस्टिफाई करे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 2 और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, बेस और हाइट। ठीक है, बेस और हाइट नाम के 2 वेरिएबल हैं जो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, हम ट्रायंगल के जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हम दोनों का यूज़ करेंगे। बेस में हम ट्रायंगल का बेस रखेंगे और हाइट में हम ट्रायंगल का हाइट रखेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, सेम ऐसे करना है। तो अगर मैं टाइम बचाने के लिए इसको पेस्ट कर लूँ, कॉपी पेस्ट कर लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा जब आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। ठीक है, बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। अब जब यहाँ स्कैनफ में वैल्यू भी लेंगे तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, बेस और हाइट। ओके, GHT हाइट, है ना। अब देखिए, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो पहले बेस इंटू हाइट तो मैं लिख ही दूँ यहाँ पे, बेस इंटू हाइट। ओके, अब बेस इंटू हाइट हो गया। अब हमें हाफ और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हाफ लिखने से अच्छा है हम यहाँ पे लिख दे 0.5। ओके, 0.5, क्योंकि हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.5। 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 है ना, ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में भी। 0.5 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, द एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज परसेंटेज एफ, और एरिया तो वही रहेगा। देखिए कितना स्मार्टली हमने ऊपर वाले प्रोग्राम को नीचे लिख के फटाफट वैल्यू चेंज कर दी। अब देखिए हमारा इसके भी वैल्यू, इसका भी एरिया हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मांग रहा है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हमने 2 वैल्यू दे दी, मान लीजिए 4 और 7। तो इसने क्या कर लिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने फिर 2 वैल्यू दे दी, हमने मान लीजिए हमने 4 और 7 ही दे दिया। ठीक है, उसकी हाफ होनी चाहिए वैल्यू, देखिए 14.00। ठीक है, देखिए हम ये चाहते हैं कि ये 28 जो आंसर है इसके बाद थोड़ा स्पेस होता तो और बढ़िया लगता, है ना। ये जो एरिया यहाँ पे प्रिंट हुआ, इसके बाद थोड़ा एक और लाइन का गैप होता तो आउटपुट देखने में और अच्छा लगता। तो हम यहाँ पे एक और स्लैश एन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से हमारी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, इंटर, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अ रहने दे, है ना, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। लेकिन रेडियस यूज करने से पहले रेडियस हमें ऊपर
डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल की कौन कौन से वेरिएबल हम नीचे यूज़ करेंगे। तो हम नीचे जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको पहले ऊपर डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगी। तो मैं आपको एक बार नहीं करके दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि एरर कैसे आएगी, ठीक है। फिलहाल हम रेडियस यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन रेडियस ऊपर डिक्लेयर नहीं करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेडियस नाम का वेरिएबल में मैंने, देखिए अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पे हम एक ही परसेंटेज डी लिखेंगे, है ना, हम 2% नहीं लिखेंगे, ओके। तो रेडियस नाम के वेरिएबल में मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे रेडियस ऑफ, हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल लिखना था ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ट्रायंगल ऊपर हो गया, सर्कल ये हो गया। सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर के लिए हमें बस एक ही वैल्यू यूजर्स चाहिए, कौन सी, रेडियस की वैल्यू चाहिए। फिर हम पाई आर स्क्वायर का यूज़ करके हम रेडियस का यूज़ करके हम सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, ओके। तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई नाम का तो कुछ कीबोर्ड में होता नहीं है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो हम वही लिख देंगे। फिर आर स्क्वायर मतलब रेडियस, अब कीबोर्ड में स्क्वायर जैसा भी कुछ नहीं होता, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यही होता है ना, आर इंटू आर, तो रेडियस इंटू रेडियस, ओके। अब हमारा फिर से जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, एरिया में आ जाएगी, और यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो आप उसको इग्नोर करिए, है ना। प्रोग्रामिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत नहीं देखी जाती है, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपने जो प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए बनाया है वो प्रोग्राम सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बता रहा था कि अगर आप रेडियस नाम का वेरिएबल यूज़ करेंगे और आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया है तो एरर आएगी। तो आप देख लीजिए एरर किस टाइप की आती है, ये देखिए यहाँ पे ये आया एरर, ठीक है। ये रेड जो बॉक्स आ गया ये आपको बताने के लिए कि इस लाइन में कुछ एरर है ना। तो रेडियस अनडिक्लेयर्ड, रेडियस को आपने डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम रेडियस को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम बता देते हैं कि रेडियस जो है वो इंटीजर टाइप का है, रेडियस जो है वो इंटीजर टाइप का है, हमने बता दिया प्रोग्राम को। अब प्रोग्राम, है ना, एरर नहीं देगा हमको, तो हमने फिर रन किया तो हमारा प्रोग्राम अब रन हो गया। तो हमने दो वैल्यू दी, मान लीजिए 5 और 7, तो हमारा ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। फिर मैंने फिर दो वैल्यू दी, मान लीजिए 5 और 7, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। फिर मैंने दो वैल्यू दी, सॉरी रेडियस, हमें बस सर्किल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो मैंने एक वैल्यू दी, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्किल इज ये, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटपुट, जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो आ गया है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये एक नया वीडियो में आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ इस वीडियो में, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे 3.14, है ना, लिखना थोड़ा सा, चूँकि हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि हमें एरिया के बाद सर्कमफ्रेंस निकालना होता, ठीक है, हमको तो पता है पाई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं 3.14 ना लिख के मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूँ पाई, ठीक है, या मैं कैपिटल में लिख दूँ PI, पाई, है ना, और फिर भी हमारा आंसर सब कुछ सही है। तो इसके दो तरीके हैं, पहला ये है कि पाई को मैं डिक्लेयर कर दूं पहले फ्लोट टाइप का, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं किसको, पाई को, ठीक है, और उसकी वैल्यू को लिख दूं 3.14। एक ये तरीका है मेरे पास, मैं ऐसा कर सकता हूँ तो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, तो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, बहुत बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है, फिर से मैं वही वैल्यू लेता हूँ जो मैंने पिछली बार ली थी 5 और 7, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरी वैल्यू लूँगा 5 और 7, तो अभी भी सही आया है। फिर मैं जो सर्किल का रेडियस वो मैं लेता हूँ 8, तो अभी भी एकदम सही वैल्यू आई, है ना, कोई गड़बड़ नहीं इसमें। लेकिन ऐसा करने में प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है और आपने गलती से पाई की वैल्यू कहीं पे चेंज कर दी। मान लीजिए कि आपने, आपके हज़ारों लाइन का कोड है, ठीक है, गलती से आपने कहीं पे कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आके पाई की वैल्यू ऐसा यहाँ पे 4 कर दी या
5 कर दी, ठीक है। तो आपकी पाई की वैल्यू अपडेट हो गई, पाई की वैल्यू 4.5 हो गई। अब आपका आंसर गलत आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोग्राम आपका अभी भी चलेगा, ठीक है, अभी भी प्रोग्राम रन होगा, सब कुछ सही, सब कुछ होगा, लेकिन अब आपकी जो एरिया की, जो सर्किल का एरिया की जो वैल्यू आएगी वो गलत आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी ने बीच में इसकी वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ऐसा कोई ना कर सके, इसलिए एक होता है हैज़ डिफाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हैज़ डिफाइन का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दूं, आप शुरू में जब हैज़ वाले आप सारे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैज़ डिफाइन PI 3.14। आप ऐसा अगर कर देंगे तो इस वैल्यू को अब आपके पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगी, ठीक है। अभी भी आपका प्रोग्राम ये रन करेगा, ठीक है, अब पूरी वैल्यू जो आपकी थी वही आएंगी। आप एक बार चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ 5 दिया, यहाँ 7 दिया, एकदम सही, फिर मैंने 5 दिया, फिर 7 दिया, एकदम सही, फिर मैंने 8 दिया, एकदम सही, है ना। अब लेकिन मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फिर से पाई की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई जानबूझ के या धोखे से ये सब कर सकता है, होता है, प्रोग्राम में छेड़छाड़ हो जाती है कभी कभी। मैं यहाँ पे लिखा पाई इक्वल टू 4.5, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। एरर इसलिए आया क्योंकि ये जो पाई है आपने हैज़ डिफाइन में इसको डिफाइन किया है, तो आप इसकी वैल्यू को अब बीच में प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हों, ठीक है, जो कि आपके पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहेंगी, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता या चेंज ना करे, तो आप उन वैल्यूज़ को शुरू में डिफाइन कर दीजिए ताकि आपको शुरू में दिखे भी कि पाई का यूज़ किया मैंने प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू 3.14 हमेशा रहेगी, ताकि आपको प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी बढ़िया बनी रहे और आपके प्रोग्राम से कोई ज़्यादा छेड़खानी भी ना कर सके और आपका प्रोग्राम सही सही हमेशा चलता रहे, ठीक है। एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, देखिए आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। आप वैल्यूज डाल सकते हैं और इसको प्रोग्राम को, है ना, चेक कर सकते हैं। और आप इसमें और एरियाज़ भी आप निकाल सकते हैं। आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए, ठीक है, आप रोम्बस का एरिया निकालिए, आप जिसका एरिया निकाल सकते हैं, आपके पास जिसका फॉर्मूला है आप सबका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप प्रोग्राम बना लीजिए और फॉर्मूला को आप लिख दीजिए और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट वैल्यूज डालते जाइए और एरियाज निकालते जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।